वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है प्यारे बच्चों। चलिए, तो फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आने वाले पेपर में आपका सिलेबस केमिकल इक्विलिब्रियम भी है और काइनेटिक्स भी है। एक बच्चा कल ऐसे मुझसे डाउट पूछा था, मतलब सैटरडे जब लास्ट क्लास थी, बोले सर अगर मान लो हमें ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर हमें आता है तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करें। देखो, जब आप ये कहते हैं कोई चीज आपको आती है तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आंसर है, वो ये, आप मॉड्यूल लगाइए और अगर आपसे सारे सवाल लाइन से बन जाते हैं यानी कि आपको वो चीज आती है, नाउ यू कैन सेव योर टाइम। लेकिन अगर ऐसा होता है, लेट्स इमेजिन मैं या कोई भी एक्स टॉपिक पढ़ा रहा है और उसमें आपको उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोफाइल के सवाल नहीं बनते हैं और बाकी सब बन जाता है, तो या तो बस वो पर्टिकुलर प्रोफाइल के सवाल सीख लो और बाकी सब आपसे बन रहा है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, कोई भी नया नहीं पढ़ा रहा। नया कहाँ जुड़ा है आपको पता है, दो ही चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आयोनिक में जुड़ा है, वो टाइट्रेशन वाला हिस्सा, और कहीं पे भी कुछ नया नहीं जुड़ा है। वही चीजें हैं, वही कहानी है। अगर आप मॉड्यूल के सारे सवाल लाइन से कर लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो ही आप कहेंगे वो सवाल, वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आप उसे ऐसे भी ले सकते हैं कि आप क्लास में बैठ के ही एक ना एक बार तो नीट के पहले पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा मुझसे कहता है सर मेरे 590 नंबर या 550 नंबर आते थे लास्ट वाले नीट में। तो भैया आपने जिस लेवल से वहां तक पहुंचे थे वो लेवल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उससे आगे भी निकलना पड़ेगा। अगर आपने केवल अपनी कमियों पे ध्यान देते रहे तो जो ताकत थी वो कमी बन जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। हमारी नीट का सिलेबस हमें एक बार तो कवर करना पड़ेगा, एक बार हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपको वो चैप्टर, वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो एक बार रिवाइज मान के करना तो पड़ेगा ना। आप उसे नहीं किए बिना नीट देने जाओगे तो क्या सवाल घूमेगा, आप ट्रैप हो सकते हो। तो आप एज अ रिवीजन भी उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस है कि साहब एक एक सवाल मैंने कर रखा है, लाइन से एक सवाल मैंने कर दिया, कहीं कुछ नहीं पता है, देन यू कैन सेव योर टाइम और किसी और टॉपिक और किसी और जगह अपनी एनर्जी लगाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पाए हैं? आइए इसी बात पे आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो चलती ही इसीलिए और चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, जिसकी मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। आज हमें पता चला कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मात्र दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? मैंने कहा दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, एक है एक्सो और एक है एंडो। हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ता भी है तो कभी घटता भी है। अगर कोई इसकी रीजनिंग में जाना चाहे, कोई बहुत डेप्थ में सोचना चाहे, तो सीधा शांत आंसर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केएफ अपॉन केबी। केएफ अपॉन टेम्परेचर के बदलने से केएफ और केबी का चेंज अलग होगा, क्योंकि दोनों का बैरियर अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये तो हमें याद है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक का घटेगा। हम यही चीजें लास्ट क्लास में समझ रहे थे और तब मैंने आपको एक वॉट इक्वेशन जैसा कुछ पढ़ाया था। अब हमारे सामने वॉट के दो रूप हैं, एक है असली रूप और एक है मॉडिफाइड रूप यानी कि नकली रूप। क्या सबको असली रूप याद है? अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते वो बता देता हूँ और फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों, मैंने शायद सारे ग्राफ वगैरह बता दिए थे, कुछ सवाल करने थे, राइट? तो क्या क्या सवाल बनते हैं, लिखिएगा। पहला सवाल, पहला सवाल कुछ ऐसा है, ऑन इंक्रीजिंग 1/t, ऑन इंक्रीजिंग 1/t equilibrium constant increases, on increasing 1 by t equilibrium constant increases, then nature of reaction will be, और आपके सामने थे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन एक्सो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। दूसरा ऑप्शन एंडो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। तीसरा ऑप्शन एक्सो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। और चौथा ऑप्शन एंडो, डेल्टा एच लेस ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। चलेगा? सवाल में कुछ नहीं है, आज आपने बहुत आसानी से बता दिया, बस एक छोटा सा ट्विस्ट था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप समझ पाए जो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको समझा दिया था, 1/t का बढ़ना यानी टेम्परेचर का घटना, और टेम्परेचर के घटने से अगर के बढ़ रहा है यानी एक बात तो तय है, रिएक्शन कैसी है, एक्सो। और बच्चे बच्चे को पता है एक्सो का डेल्टा कैसा होता है, सो सिंपल, हाँ या ना? अब यही सवाल थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड करते चलूंगा और आखिरी वाला सवाल देखना कितना प्यारा बनेगा, कंसेप्ट ही लेके चल रहा हूं, ठीक? अगला मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं। तो आज ये रिएक्शन में
एक्सोथर्मिक है, ये सोचना आसान था क्योंकि अभी आपको 1/t याद है। बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर रखना, रेट कांस्टेंट अलग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता भी है और घटता भी है। चलेगा। इसी पे अगला सवाल कुछ ऐसे फ्रेम किया, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। अगला सवाल प्यारे बच्चों, आप सबके सामने एक रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से गिवन है, A प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी, और यहां लिखा था प्लस 100 कैलोरी। बच्चों आज एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्सॉर्ब हो रही है? हाँ, रिलीज। और अगर एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सो है कैंडो। ये सारी चीजें हमारे मन में आ चुकी, राइट। अब सवाल ने पूछा था तो आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ, देन सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ। और ग्राफ कुछ ऐसा बना था। पहले ग्राफ में यहां लिखा था log k वर्सेस 1/t, और दूसरे ग्राफ में भी एक्सिस वही है, log k वर्सेस 1/t। देखो रटने वाले बच्चे और समझने वाले बच्चे में यही फर्क है। जब मैं इसी पैटर्न पे आखिरी सवाल दूंगा आप सब कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ध्यान से एक चीज को देखो, रटना नहीं है बस अपने को। आज तीसरा ग्राफ है log k वर्सेस 1/t, ग्राफ कुछ ऐसा। और चौथा ग्राफ आप सबके सामने log k वर्सेस 1/t। ये सारे के सारे ग्राफ बने हैं और आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ। अब इस सवाल में बिल्कुल दम नहीं बोला ना, आप ये समझ गए कि रिएक्शन एक्सो है केंडो है? एक्सो। और एक्सो का कंसेप्ट हमें याद है, या तो हमें ग्राफ याद है और या तो हमें कंसेप्ट याद है। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये एक्सिस 1/t की है कि टी की? 1/t की। तो अपना कंसेप्ट कहता है 1/t के बढ़ने से टेम्परेचर के बोलो ना, आज ये रिएक्शन एक्सो है ना बच्चे, तो मुझे सारे कंसेप्ट एक्सो के लगाने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो मैंने एक्सो के कंसेप्ट लगाए, तो 1/t के बढ़ने से मतलब टेम्परेचर के घटने से के बढ़ना। अब एक बात बताओ, सच बताओ, जब ये के बढ़ता है तो ओरिजिन से बढ़ता है किसी कांस्टेंट सी से बढ़ता है? और उसी कांस्टेंट सी के चक्कर में आपको हमने असली रूट ऑफ बॉन्ड ऑफ इक्वेशन भी पढ़ाया था। क्या सबको सी की वैल्यू याद है? डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303। परफेक्ट, सबको याद है। अब बताओ 1/t के बढ़ने से टेम्परेचर के घटने से के बढ़ना, मतलब ये वाला तो होने वाला और ये वाला भी नहीं। आंसर कहीं ना कहीं 1 और 4 होगा। बताओ 1 होगा कि 4 होगा? 1 होगा। सो सिंपल, बोलो हाँ या ना। मैं फिर कहता हूँ, आपने देखो रटा है एक चीज, अभी आप इसमें कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। मैं उस सवाल में आपका ध्यान खींचूंगा, ये सवाल सबसे बन जाएगा, बोलो ना। अब वो और सवाल क्या पूछ सकता है, आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की। कंसेप्ट ए, टेम्परेचर के बढ़ाने से कभी के बढ़ता है तो कभी के घटता है। बोलो अगला सवाल। अगले सवाल में प्यारे बच्चों, अब आपके सामने इसी कंसेप्ट दे रहा हूं, बेहतरीन सवाल इस कंसेप्ट का। अब आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन कुछ ऐसे गिवन है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 solid is in equilibrium with NaNO2 solid plus O2 gas। अब ये रिएक्शन है तो स्वाभाविक सी बात है इस रिएक्शन का भी अपना नेचर होगा, या तो एक्सो होगा या तो एंडो होगा। अब उसने हमसे फिर से वही ग्राफ का सवाल पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ लिख ले। इस बार सवाल में ना तो भाई ने एक्सो बोला था ना तो भाई ने एंडो बोला था, और मैं आपको इस काबिल बना चुका हूं कि आप पहचान सकते हैं कौन है एक्सो कौन है एंडो, हाँ या ना? ग्राफ कैसे बने थे जरा उसमें देखना, सेम कंसेप्ट सेम कहानी। सवाल में ट्विस्ट कहां किया जरा देखिए। ये है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आज जो उन्होंने ग्राफ बनाया है उसमें यहाँ पे लिखा है लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और यहाँ लिखा है लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यहाँ भी लिखा है लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। एक्स एक्सिस पे सभी ग्राफ में 1/t 1/t 1/t। बच्चों आप सवाल की प्रोफाइल समझे कि नहीं समझे? कुछ देर पहले मैं यहाँ क्या लिखता था, लॉग के, और अब क्या लिखा भाई ने, लॉग प्रेशर ऑफ O2। तो आधी जनता को क्या लगने लगा, अरे यार ये तो प्रेशर का ग्राफ है ना मेरे बच्चे, ये प्रेशर ग्राफ नहीं है, ये आज भी लॉग के का ही ग्राफ है। हेलो, अगर आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर इसका केपी लिखोगे, अगर इसका केपी लिखोगे तो लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाँ या ना? क्या ये सॉलिड वहां पे 1 होगा और 1 को हम लिखते हैं, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वही तो केपी है। जाने अनजाने में आपको मैंने जितना कुछ बॉन्ड ऑफ में पढ़ा है, जहां जहां के है वहां वहां ये भी तो लिख सकते हैं, बोलो आया ना?
बस ये सोचना पड़ेगा। रटने वाले बच्चे ने क्या रट दिया भाई, सब लॉग के लॉग के लॉग के, नहीं समझो जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वहां उसके रूट भी तो लिखे जा सकते हैं। बोलो, ये समझ गए तब सवाल में दम नहीं बचा। मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, लॉग PO2 वर्सेस 1/d। तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा, तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा, और चौथा ग्राफ प्यारे बच्चों आप सबके सामने बना देता हूं कुछ ऐसा। बच्चा पहचान गया? अच्छा, एक ऑप्शन अगर इसमें नन ऑफ दीज देता तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में नन ऑफ दीज की तरफ ही जाते हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो तुरंत दिमाग में आता नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रेशर ऑफ O2 के बराबर है। नहीं समझे? अब बताओ यहां पे मैंने क्या लिखा था, लॉग के का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। आज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? तो जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वहां प्रेशर ऑफ O2 नहीं लिख सकता? सर वो तो लिख दोगे, लेकिन आप ये कैसे जानोगे रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? अरे एक्सो एंडो पहचानना सिखाया था। डेल्टा एनजी कैसा है? और अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो आई एम डैम श्योर द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। क्या मेरे अब सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे? अब अपने कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें पता चला, रिएक्शन कैसी है, ये हर बच्चा समझा कि नहीं समझा? ये पहचानना पड़ेगा आपको बच्चों, आपको ये जानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं। आपका सिलेबस आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि आप कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन को पहचानो, कौन एक्सो है कौन एंडो है। अगर ये एंडोथर्मिक है और मुझे पता चल गया कि अब 1/d के बढ़ने से, 1/d के टेम्परेचर के घटने से के घटेगा कि बढ़ेगा? के, अब बताओ इन चारों में कौन सा ग्राफ होगा? सही है कि गलत है? नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों मैंने आज आपके सामने टिक कर दिया है ना, आंसर विल बी ओरिजिन से घटेगा कि ऊपर सी से? सी की वैल्यू का फिर से बोलेंगे, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303। इज दिस क्लियर? ये इस प्रोफाइल का एक बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है जब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वेरिएशन है। अब बच्चा क्या सोचे, आज सर ने प्रेशर लिखा, कल को यहाँ पे पूरा केसी केपी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। बोलो ना, मजा तो तब आएगा, जरा सुनना। आप सबका ध्यान बोर्ड चाहिए, चले क्या? चले क्या? इमेजिन करो प्यारे बच्चों, आज मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ O2। अगर कोई दूसरी रिएक्शन होती, लेट्स इमेजिन ऐसी होती, N2 + 3H2 से बना 2NH3, तो क्या आप इसका KCKP लिख लोगे? लिख लोगे क्या? पक्का? मतलब आज अगर मैं सबकी वैल्यूज बोल दूं, इसका वैल्यू है P1, इसका वैल्यू है P2, इसका वैल्यू है P3, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर बच्चा लिख लेगा? कैसे लिखोगे बोलो जरा? बोल लोगे ना? P1 स्क्वायर अपॉन P3 इंटू P2 का क्यूब, हाँ या ना? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वहां पुट कर सकता हूँ। तो सवाल नया नहीं है, बस ये सिखाना चाहता हूँ जहां जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वहां वहां नए नए वेरिएशन भी रखे जा सकते हैं। यस और नो? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, पहले इसका आंसर लिख लीजिए। सभी सवाल समझ में आ रहे हैं? बोलो अगला। अगले सवाल में अब क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है? अभी तक मुझे पता होता था वो एक्सो है कि एंडो है। अरे हाँ या ना? एक्सो एंडो बोल के ग्राफ, ग्राफ दे के पूछे कौन है एक्सो एंडो। अब क्या है सवाल, बोलता हूं अगला सवाल बोलू। अगले सवाल में आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखी है, बड़ा फेमस सवाल है। Br2 से बना 2Br, Br2 से बना 2Br। इंफॉर्मेशन गिवन थी एट 500 केल्विन equilibrium constant for the reaction is, at 500 Kelvin equilibrium constant for the reaction is 10 की power minus 10, and at 700 Kelvin, at 700 Kelvin equilibrium constant for the reaction is 10 की power minus 5। 500 पे 10 की power minus 10 था, 700 पे 10 की power minus 5। then identify the nature of reaction। तो सवाल हमसे पूछा है बताओ इस रिएक्शन का नेचर क्या है। सो सिंपल, बता दोगे? अब आपने ये देखा कि साहब टेम्परेचर बढ़ा है और टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है। तो अगर टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो बच्चे बच्चे को समझ में आता है रिएक्शन कैसी है, एंडो। ग्राफ बना लोगे, डेल्टा एच लिख लोगे, सब कर लोगे, हाँ या ना? बोलो ना। एक बच्चा मुझसे कहता है सर इतना क्या दिमाग लगा ना, Br2 से 2Br बना है मतलब बॉन्ड टूटा है, मतलब बॉन्ड। इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर भी है कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। हम तो ऐसे ही बता देते हैं एंडो है, ऐसा मत करना। 2023 के पहले कौन सा साल आया था? बहुत अच्छे। 2022 में सॉलिड स्टेट सवाल आया करते थे। उस समय एक सवाल आया था सॉलिड स्टेट का, भाई साहब बताओ कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा। आधों ने सॉल्व, अरे सॉलिड स्टेट का सवाल था, आधों ने सॉल्व ही नहीं किया।
उन्हें याद था कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, टिक करके चले आए, किस्मत ने बचा लिया। आप में से होंगे ऐसे कुछ बच्चे, वो टिक करके आए थे 63.5, उस साल किस्मत ने बचा लिया। अगर एग्जामिनर आपको ट्रैप करना चाहे तो ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा कि वो आंसर नहीं आएगा और वो कह देगा उस कंडीशन में वो नहीं है, क्या करूं। अरे कुछ समझना मेरी बात। अगर कभी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमेशा इंफॉर्मेशन से ही चलिए, अपने ज्ञान को थोड़ा सा साइड में रखिए। मेरी बात समझ पाए। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो थर्मो के बाद ये ज्यादा आता है। अभी थर्मो नहीं पढ़ा आपने, थर्मो के बाद आपका ज्ञान नहीं, अगर हम तो बता देंगे ऐसे रिएक्शन देखते, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन गिवन है 10 की पावर -10 से कितना हुआ, 10 की पावर -5, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, यानी रिएक्शन विल बी एंड। दैट्स इट। कहानी आगे बढ़ाएं। अब जो कहने वाला हूं अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से फील करना, फील कर लिया तो मजा आएगा। और कहानी बहुत सिंपल है, शुरू करें। कुल कितने फैक्टर है जिसपे क्या डिपेंड करता है, दो। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 रिएक्शन नहीं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। पहले सुन लो फिर कॉपी में लिखना। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 से बना 2NH3, राइट। अगर मैं आपसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पूछूंगा तो बच्चा बच्चा कहेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, NH3 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3। हाँ या ना, हाँ या ना, सही कह रहा हूं। अब थोड़ा सोचो, कहीं पे अमोनिया की फैक्ट्री है, सोचो, और उसमें मैंने सारी की सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम वाली रखी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वो आया 10। कितना आया, मान लो जब तक टेम्परेचर नहीं बदले, जब तक ये रिएक्शन नहीं बदले, तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला। वागे साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वागे साहब कहते हैं नहीं ऐसा। हमारा फील्ड तो यही कहता है कि भाई साहब अमोनिया का 25 पे ये है तो यही रहने। वागे साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। किसी लिखने वाले ने क्या कहा, उन्होंने किसी, अगर उसे ऐसा नहीं ऐसा लिख डाला, अगर उसे ऐसा नहीं ऐसा लिख डाला, तो प्यारे बच्चों जब मैं इसका लिखूंगा केसी तो इतना तो आपको समझ में आता है, अब होगा NH3 की पावर 4 अपॉन N2 की पावर इंटू H2 की पावर। ऐसा नहीं लग रहा है ये जो पुराना वाला एक्सप्रेशन है इसको स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा है 10 का स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं लग रहा अब इसका आंसर होगा 100। बोलो ना। लोगों ने कहा वागे साहब ये तो जादू है। बोले कैसे, बोले मैं कॉपी में लिख लिख के ही फैक्ट्री में तेज करा दूंगा रिएक्शन। नहीं समझे। आज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो केसी कितना आया, कल मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर, समझ पाएगा। और मेरा मन किया 1 लाख से मल्टीप्लाई करूं, केसी ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। बोलो हाँ या ना। बोले सर ऐसे तो मल्टीप्लाई कर करके ही मैं क्या बढ़ा लूंगा। वागे साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। क्या बोला वागे साहब ने, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप पेपर में बदलोगे तो के बदल जाएगा। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप पेपर में लिखने का तरीका बदलोगे तो के, मैं ये पढ़ा रहा हूं आज हमें पता है कि अमोनिया बनता ऐसे है तो उसका के कितना है 10। तो जब तक अमोनिया ऐसे बनेगा तब तक के उसका 10 ही होने। लेकिन कल को आपको पता चला एक नई खोज हुई, एक नई डिस्कवरी हुई, अमोनिया का बनने का तरीका ये नहीं, अमोनिया के बनने का तरीका ये है, तो उन्होंने कहा अब उसका के निकालने की आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे पेपर में निकाल देना इसी के बराबर आएगा। उन्होंने कहा अगर किसी रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला जाएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में रिएक्शन लिखने का तरीका बदलोगे तो क्या बदला, इसका मतलब ये है अगर रिएक्शन ऐसे होने लगी, क्या है इसका मतलब। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कैसे होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी पता चला कि रिएक्शन ऐसे होती है तो उसका के अब निकालने की आवश्यकता, वो कितना होगा, समझे। इसे कहा गया मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ। तभी मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं जो ये है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम। अगर एक्सप्रेशन बदलेगा तो के भी बदले। अब उन्होंने कहा रिएक्शन को लिखने वाले ने ऐसा लिखा तो के ये बन गया, तो बच्चों के मन में डाउट है सर आप तो लिख लिख के ही बदल दोगे, नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर, समझे। कई बार ऐसा होता है ना, हम बैठे बैठे यहीं पे सोचते हैं चंद्रमा पे जाएंगे तो ऐसा होगा तो फिर ऐसा करेंगे, वहां गए तो पता चला वो है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं संभावनाओं की बातें कर रहा हूँ, राइट। तो कहानी ये है कि अगर अमोनिया का के 10 है, सुनना, अगर अमोनिया का के तो वो 10 ही रहने, अगर टेम्परेचर बदला। लेकिन अगर कभी पता चला कि अमोनिया के होने का तरीका ये नहीं, अमोनिया के होने का तरीका, तो अब उसका के एक्सपेरिमेंटली निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाले से ही रिलेट करके निकाला जा सकता है। इज दिस क्लियर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन के लिखने का तरीका बदला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। इसे मैं कुछ बहुत सिंपल सिंपल तरीकों से समझाता हूं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, आज हम सब के सामने एक रिएक्शन है, ए से बना बी, ए से बना। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। हाँ या ना? मैंने सही लिखा गलत लिखा? अरे मुझे इक्विलिब्रियम भी तो लिखना पड़ेगा। लेकिन किसी लिखने वाले ने, सुनना, किसी लिखने पेपर में रिएक्शन को लिख डाला बी से बना, तो क्या उसका के का एक्सप्रेशन हो जाएगा ए अपॉन बी? ऐसा नहीं लग रहा ये जो नया वाला के है पहले वाले का उल्टा? नहीं बेटा, मैं तो बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं, उल्टा बोल लो चलेगा। अब सुनो, क्या इसका ये मतलब हुआ कि लिखने वाले ने कॉपी उल्टी कर दी तो क्या उल्टा हो गया? इसका ये मतलब हुआ अगर कभी रिएक्शन ऐसे होने लगी, अगर कभी रिएक्शन ऐसे होने, तो फिर के उसका आपको एक्सपेरिमेंटल निकालने की आवश्यकता नहीं। तो कहानी का निष्कर्ष, रिएक्शन होगी उल्टी, आपकी भाषा में रिएक्शन होगी तो के भी होगा, चलेगा। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखते चले फटाफट। रिएक्शन उल्टा तो के भी उल्टा। अब ये मत कहना उल्टा की स्पेलिंग गलत लिखी है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर हम रिएक्शन करेंगे रिवर्स तो के भी हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसका फिर से मैं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि रिएक्शन के होने का तरीका बदल गया। वो ये सिखाना चाहते थे अगर कभी रिएक्शन ऐसी होगी तो फिर ऐसे होगी, चलेगा। अब लिखने वाले के मन में न जाने कितने ख्याल आए, पूरे उल्टा करने से ऐसा हो गया तो आप कुछ नया करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब कोई कॉपी मत लिखना, बोर्ड पे आ जाए। अब उन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन को, लेट्स इमेजिन हमारे पास रिएक्शन है ए से बना बी, मान लो। तो बोलेंगे ये एक्सप्रेशन कैसा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? तो बताओ इसका नया वाला एक्सप्रेशन बता दोगे कैसा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। सही लिखा गलत लिखा? का होल स्क्वायर भी होगा। ऐसा ही लग रहा, पहले वाले में स्क्वायर लगा दिया। यानी मैं कह दूं के डैश बराबर के की पावर 2, बोलो चलेगा। यानी जब किसी भी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी रिएक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वाला के है उसमें पुराने वाले के की पावर वो नंबर आता, हाँ या ना? अगर मैंने मल्टीप्लाई किया होता 3 से तो पावर आता, मल्टीप्लाई किया होता n से तो पावर आता। एक मिनट, आज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया? 2 से। और अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो क्या हाफ से मल्टीप्लाई करता? डिवाइड बाई 2 कहना या हाफ से मल्टीप्लाई कहना, बोलो बात सेम है कि नहीं है? अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करता तो आप डिवाइड करोगे तो सोचोगे हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो नए वाले के में के की पावर 1 बाई, चलेगा। रूल नंबर 1, बस जितने कहूं रूल याद रखना है। रूल नंबर 1, रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा। अगर रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर पावर आ जाएगा। इन द सेम वे प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, अगर कभी हमने रिएक्शन को किया ऐड, क्या किया? लेट्स इमेजिन मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना बी, मान लो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, मान लिया। और एक दूसरी रिएक्शन है बी से बना सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और एक तीसरी रिएक्शन है सी से बना डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। एक चौथी रिएक्शन है ए से बना डी। रुको, ये चौथी रिएक्शन इन चारों से, इन तीनों से अलग है कि नहीं है? बोलो बेटा। अब मुझे इस चौथी रिएक्शन के इन तीनों से बनाना है, बना लोगे? बोलो ना। इससे आसान दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। अब बताओ, जब आप इन तीनों से बनाओगे तो तीनों को ऐड करोगे, सबट्रैक्ट, क्या करोगे? तो हमारा ये रूल कहता है, जो मैं बिना डेरिवेशन के बता रहा हूं, अगर इसका के निकालोगे तो के होगा मल्टीप्लाई, के होगा। आओ समेटते हैं, कितने रूल आए? 3। रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा। रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो पावर में आएगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड करो तो सोचो 1 अपॉन उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, आया ना? और अगर कभी रिएक्शन किया ऐड, क्या किया? तो क्या होगा, चलेगा। अब यहाँ पे मैं दुनिया भर के रूल और पढ़ा दूं, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, यकीन मानो 3 रूल से सारा काम चलेगा और कुछ सोचने की आवश्यकता। कॉपी में लिखना फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स वाला लिख लिया, लिखना सेकंड पॉइंट, ऑन मल्टीप्लाइंग द एसी ऑन करवा दूं क्या? 25 पे भी चलता है एसी, ठंडे बस थोड़ा सफोकेशन सा लग रहा है। पहले इसको लिखना, ऑन मल्टीप्लाई
अगर हमने किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? साइड में बादल बना के लिख लेना। किसी को तबीयत खराब? ठीक है, कोई नहीं बेटा, सरकारी अस्पताल में रहना आप लोग, प्राइवेट में एसी लगे रहते हैं। आइए जरा, अगर हम करेंगे रिएक्शन से मल्टीप्लाई, नहीं मैं कह रहा हूँ सरकारी अस्पताल में रहना, अच्छी बात तो कह रहा हूँ, परेशान हो रहे हो आप। कौन ही रहना चाहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना? बस एडमिट नहीं होना चाहते। लिखिए, नहीं फैन फैन ऑन करवा रहे हैं, फैन ऑन कर लेते हैं। फैन भी बराबर काम करेगा, अभी देखते नहीं करेगा तो मैं हूं ना। लिखो, मल्टीप्लाई, ये कर लिया क्या? लिखना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, एक एक नंबर पे फैन चला रहा हूं, ठीक? एक नंबर, किसी नंबर से, बिल्कुल सरकारी वाली फीलिंग फैन में भी आएगी। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर के की पावर में आएगा। और करिए इन्होंने, वो नंबर के की पावर में आएगा। लिख लिया होगा, वो नंबर के की पावर में आएगा, वो नंबर के की पावर में आएगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एडिंग द रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो के मल्टीप्लाई होगा। ऑन एडिंग द रिएक्शन के विल मल्टीप्लाई। देखा जाए तो इसमें कहीं पे भी कुछ कठिन नहीं है। अभी तक इस टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक में के ऊपर कई बार सवाल आए, मात्र एक बार 2009 में बढ़िया सवाल आया, उसके बाद तो हमेशा आसानी सवाल आए। कैसे कैसे सवाल बनते हैं बताता हूँ। सबसे पहले 3 रूल आपके दिमाग में सेट हुए कि नहीं हुए? रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा, और अगर करोगे मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा के की पावर में, बोलो ना। और अगर आपने रिएक्शन किया ऐड तो के होगा मल्टीप्लाई। चलेगा? और इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। आज हमेशा की तरह सवाल आपको करने हैं तो हाथ खड़े कर दे, आंसर बोलना नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए। बोलो क्या? अरे इसका डेरिवेशन बताऊं क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? वो बच्चा कह रहा है बता दो बेटा, अभी दिसंबर खत्म होने वाला है, बताऊं क्या? हा? मान लो ना अटल सत्य है, मान लिया सर, रिएक्शन करेंगे ऐड तो क्या होगा मल्टीप्लाई। आगे बढ़े क्या? चलो आओ कुछ एक सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। पहला सवाल आप सबका वेट कर रहा है, बोलो। कितने रूल बताए? 3। चौथा कोई रूल नहीं है, और चौथा है तीनों में अपन रेट कर लेंगे, ठीक है क्या? चलिए तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल कुछ ऐसे आया, आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, हमेशा की तरह बस आंसर बोलना नहीं है ना। एक रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2 से बना 2HI। पहले आपको छुटपुट ये सवाल पूछ लो। पहला सवाल, डेल्टा एनजी बोलो। केपी बड़ा होगा केसी? सवाल में पार्शियल प्रेशर देखिए, आपसे केसी पूछे बता दोगे? तो पार्शियल प्रेशर देगा तो केपी निकालोगे केसी निकालोगे? सर निकालेंगे तो केपी पर बोलेंगे वही है केसी। बोलो ना यार। कभी कभी सवाल में इतना गंदा वॉल्यूम देता है 0.125 लीटर, बच्चा परेशान है वॉल्यूम में। हेलो, चाहे आपको प्रेशर दे दे, कुछ भी बोल दे, जो केपी है वही केसी है, ऐसे सवालों बोलो हाँ या ना। सबको याद है कि नहीं याद है? केपी केसी का फॉर्मूला याद है? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी। शानदार। एक बात बताओ, ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? डेल्टा एनजी का रूल चलेगा नहीं चलेगा? डेल्टा एनजी का रूल कोई यूनिवर्सल रूल, वो हमारे लिए काम आएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर एक्सो एंडो का आपको तब समझ में आता है जब आप क्या पढ़ लेते हैं थर्मो। लेकिन अभी अपना काम चलेगा, राइट? फिलहाल इस रिएक्शन में अब उसने क्या बोला, केसी इसका दे रखा है आर, लिख लो, केसी इज 8। देन कैलकुलेट, बिल्कुल रफ्तार में लिखते चलना, देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर
तो आपसे उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था और रिएक्शन आपके सामने है। फॉर HI से बना हाफ H2 प्लस हाफ I2। क्या हर बच्चा पूछी गई रिएक्शन को दी हुई रिएक्शन से रिलेट कर पाएगा? अब ऐसे मत देखो, देखो आप लोग क्या करते हो ना, सिंपल सवाल तो कर लेते हो लेकिन उससे मेथड नहीं बना, तो मेथड बनाना ताकि मैं अच्छे सवाल अभी कुछ देर में आके वो करा पाऊं। एक बात बताओ, HI को उल्टा किया कि नहीं किया? हमेशा ये देखो, आज यहाँ पे HI कहाँ है? राइट हैंड साइड, और यहाँ पे कहाँ है? तो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्शन क्या किया? तो के होगा, के होगा। आई एम डैम श्योर अगर मैं रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? 2HI से बना H2 प्लस I2। बोलो हाँ या ना? इसका जो के होगा क्या 1/8 होगा? लेकिन उसने मुझसे इस रिएक्शन का पूछा किसका? अब ऐसा क्या करे कि वो बन जाए? हाफ से मल्टीप्लाई की 2 से डिवाइड? बात तो बराबर है। हाफ से करो मल्टीप्लाई या 2 से करो डिवाइड, यस और नो? तो आप बताओ क्या करें? हाफ से मल्टीप्लाई। जब आप इस रिएक्शन को हाफ से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या वही वाली रिएक्शन बन जाएगी? तो HI से बना हाफ H2 प्लस हाफ I2, और इसका जो K डैश होगा वो होगा 1/8 की पावर हाफ। ये हाफ कौन सा पावर होता है? अंडर रूट। तो क्या 8 का अंडर रूट बता दोगे? 1/√2। चलेगा? नहीं चलेगा? अगर आप सीख पा रहे हैं तो बस अब करते चलना सवाल, है ना? धीरे धीरे लेवल बदलते चलूंगा, ठीक? हेलो, क्या करना है समझ गए ना? हमसे जो पूछा है, हमें जो दिया है, से बनाना है। ठीक है, अगला सवाल आप सबके सामने। अगले सवाल में रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, और भाई ने इसका केसी दे रखा था 49। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 49। और सवाल कहता है, इस पे जितने सवाल बन रहे सारे एक साथ लिख देता हूं, ठीक? कैलकुलेट केसी फॉर, आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और पहली रिएक्शन दे रखी है 2NH3 से बना N2 प्लस 3H2। आंसर मत बोलना बेटा, जब पूछूंगा तब बोलना बस, है ना? NH3 से बना हाफ N2 प्लस 3/2H2, और तीसरी रिएक्शन आप सबके सामने दे रखी है 2N2 प्लस 6H2 से बना 4NH3। मुझे 101% यकीन है ये सवाल पूरी क्लास से बनेगा। मैं हमेशा कहता था एक दिन आएगा जब पूरी क्लास से सवाल बन जाएगा, आज लगता है वो दिन आ गया। ऑनलाइन वालों, बेटा ये ऑप्शन नहीं है, 3 सवाल है। चलिए, पहला सवाल कर लिया होगा। आज बताओ इस रिएक्शन का, अच्छा ऐसे सवाल बनते देखो, वो देख के ये पूछे पहला सवाल, वो देख के ये पूछे दूसरा सवाल, वो देख के ये पूछे तीसरा सवाल। मैंने तीनों सवालों को बना दिया एक सवाल, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं चुनना है बेटा, सब में आंसर बताना है, ठीक है? पहले वाले का बोलेंगे, बता दोगे क्या? कितना आया? उल्टा किया है क्या? रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा। कितना आसान है। दूसरा वाला क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें उल्टा भी किया है आपने और हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है। तो हाफ से मल्टीप्लाई किया यानी मैं कह दूंगा 1/49 की पावर हाफ, यानी 1/7। अरे भयंकर आसान है क्या? इस पे कठिन सवाल बनाया जा सकता है क्या? देखते हैं। 2N2 प्लस 6H2 से बना, क्या किया आपने? इस रिएक्शन को इस रिएक्शन जैसा कैसे बनाए, क्या करें ऐसा? इस रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो k है वो हो जाएगा पावर 2, यानी जो नया वाला k है वो हो जाएगा 49 की पावर 2। इज दिस क्लियर? अगला सवाल करना चाहेंगे? चलो, क्या कहना चाह रहे हैं? लिख लिया होगा। एक वो कहावत सुनी आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का गलत समय आता है तो थोड़ा सा दिमाग फिर जाता है ना? और उसे लगता है वो सही कर रहा। अगला सवाल बोलूं क्या? अगला सवाल आप सबके सामने कुछ ऐसे रूप बदल के सवाल आया। ए से बना बी, सी से बना बी, डी से बना सी। ऐसा कुछ ना बोले। इन तीनों रिएक्शंस का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1 K2 K3, और चौथी वाली रिएक्शन का K हमसे पूछा है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। हल्का हल्का मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक? करते चलना।
बस ये सोचो, ये जो फोर्थ रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा है, उसको हम ऊपर तीनों रिएक्शन से कैसे बनाएं। जानते हो, जब मैं सवाल देता हूं तो बच्चा रत्ती भर दिमाग नहीं लगाता है, मगर यही कारण है वो ऐसे सवालों के तरीके नहीं सीख पाता। सरल से कंसेप्ट सिखाया जाता है ताकि आपको मेन कठिन तक ले चले। बच्चा क्या करता है, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अभी कुछ देर पहले आपने रिएक्शन लिखा था ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। अरे कितने बच्चों ने कर लिया, रेजो हैंड जल्दी से। अब जो लोग नहीं कर पाए, आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, हमेशा यही तरीका लेके चलना जितने सवाल आ रहे हैं प्लीज। अपनी रिक्वायर्ड रिएक्शन फोर्थ वाली है कि 1 2 3 वाली। फोर्थ में रिएक्टेंट कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ये देखो कौन लेफ्ट हैंड साइड में है, कौन राइट हैंड साइड में है। प्लीज मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये अगले सवालों में रिपीट कर रहा हूं। आज ए लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड। अब वो वाली रिएक्शन ढूंढो जिसमें ए है, नंबर 1। अब उसे कहां रखना है, लेफ्ट। और कहां है, 1A चाहिए, 1A है, कुछ भी करने की आवश्यकता। परफेक्ट, मतलब इस रिएक्शन को एज इट इज रहने दो, हाँ या ना। क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा तो ए बदल जाएगा और वो आपको नहीं चाहिए, सो नो। सेकंड रिएक्शन में आ जाओ, यहाँ सी और बी है, अब अपने क्या चाहिए, डी। डी लेफ्ट हैंड साइड में है और अपने चाहिए, ये तरीका आपको रखना है। देखो डिजायर्ड रिएक्शन में कौन लेफ्ट है कौन राइट है, डन। जिन बच्चों को रिएक्शन नहीं समझ में आता, यहाँ पे डी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और गिवन में मतलब मुझे रिएक्शन घुमाना। चलो ये तो समझ में आया कि मुझे रिएक्शन घुमाना पड़ेगा। पहला वाला एज इट इज है K1, और तीसरी वाली रिएक्शन लिख देता हूं मैं, सी से बना डी, हाँ या ना। रिएक्शन किया उल्टा तो के भी होगा। अब बताओ क्या अपना काम ए और डी का हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ए मिलेगा, और लेकिन क्या साथ में बी और सी फ्री मिला। बी और सी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बी और सी को करना पड़ेगा कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए बी, राइट हैंड साइड में होना चाहिए सी। इस रिएक्शन को क्या करें कि ये बन जाए, क्या करें, तो क्या इसका क्या होगा, 1/K2। जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे लगता है ए से बना डी मिला, बोलो हाँ या ना। यानी रिएक्शन को किया ऐड तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। द आंसर विल बी K1 into 1/K2 into 1/K3। सही कह रहा हूं क्या। अब इसी सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं, कर लोगे, लिखना जरा। तो मैंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। यही वागे साहब सिखाना चाहते थे, किसी रिएक्शन का पेपर में रिप्रेजेंटेशन क्या है वैसा ही उसका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सपेरिमेंटली से ऐसे समझे, अगर किसी रिएक्शन के होने का तरीका बदल जाएगा तो फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। इज दिस क्लियर। अगला सवाल प्यारे बच्चों, आपके सामने है कुछ गिवन रिएक्शन। फॉर द गिवन रिएक्शन A gives B, और यहां लिखा है 1/5 C is in equilibrium with 1/5 B, और तीसरी रिएक्शन है 2/3 C is in equilibrium with 2/3 D। पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3 गिवन है। सवाल हमसे कहता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K for A is in equilibrium with D। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें उन तीनों रिएक्शन से बताना है। वही सवाल धीरे धीरे मॉडिफिकेशन की ओर बढ़ता हुआ। आज भी हमारा सोचने का नजरिया वही हो, कौन लेफ्ट हैंड साइड में है कौन राइट हैंड साइड में, कौन लेफ्ट हैंड साइड में है कौन राइट हैंड साइड में है। कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। फिर बताओ कंसेप्ट वही है कि नहीं है। धीरे धीरे सवाल मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना कितने प्यारे सवाल बन सकते हैं इसी कंसेप्ट में। अब देखो, सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं, ये मत सोचो कि मुझे सवाल करना है, कंसेप्ट को समझो। आज मुझे ए लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए कि राइट हैंड साइड, ए चाहिए, और गिवन रिएक्शन में ए कहां है, और 1A है 1A है, मतलब इसे चेंज नहीं करना। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं ए से बना बी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी इसका के भी कितना रहेगा, K1। अब बताओ मुझे डी चाहिए कि 2/3D चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। कहां है, राइट। लेकिन बस दिक्कत कहां है, इसके पहले लिखा है 2/3। ऐसा क्या करूं कि 2/3 गायब हो जाए। इस पूरी रिएक्शन को मैं कर देता हूं 3/2 से मल्टीप्लाई। एग्री। जब इस पूरी रिएक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे ख्याल से अभी बन गया सी और डी, बोलो हाँ या ना।
तो ये रिएक्शन बन गई C से बना D, लेकिन इसका जो K3 है वो हो जाएगा K3 की पावर, नहीं सुनाई दिया, K3 की पावर। जब किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर K की पावर बन जाता है, बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, A का पर्पस सॉल्व हो गया, D का पर्पस फ्री में कौन मिला, तो B और C को हटाना, तो B को कैंसिल करने के लिए कहां रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और C को रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड। अब बताओ इस रिएक्शन में कुछ चेंज है कि नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन आपको 1/5, तो क्या इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये K2 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब मुझे रिएक्शन चाहिए A से बना D। अच्छा, ये रिएक्शन है C से बना B, और अपने लिखा B से बना C, मतलब 1/B होगा, हाँ या ना। तो इसे जब मैं 1/ करूंगा तो क्या बनेगा, 1/K2 की पावर 5। आसान है क्या, जब यही सवाल एग्जाम में होगा तो हम वैल्यू लिखी होगी 10 की पावर -5, 10 की पावर -4/3। समझ पा रहे क्या, यही कंसेप्ट है, और आज आपके सामने आंसर आ चुका है। तो K इक्वल टू K1 इंटू 1/K2 की पावर 5 इंटू K3 की पावर 3/2। यस और नो। अगला जो मैं सवाल देने वाला हूं वो ऐसा सवाल है जो जेई मेंस में भी आया है, एआईपीएमटी में आया है, डिट्टो सेम, एक रत्ती चेंज नहीं है। वो सवाल करना चाहेंगे, सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक। अगला सवाल आप सबके सामने, वैसे कितने बच्चे सवाल बन गया थे वाला, बढ़िया, तो पूरी क्लास मुझे अगले सवाल का आंसर देगी। अगले सवाल में आप सबके सामने कुछ रिएक्शन लिखी है ऐसे, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, है ना। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, ये दे रखा है, ठीक है साहब। दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस O2, और इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है। तीसरी रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O, और इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है। इन तीनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, K1 K2 K3। डन, अरे चलेगा। और सवाल हमसे पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, उसने हमसे सवाल पूछा है एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पे है, 2NH3 प्लस 5/2O2 से बना 2NO प्लस 3H2O। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है इन तीनों रिएक्शन की मदद से। आपको देता हूं पूरे 15 सेकंड, 30 सेकंड रख लो। ये सवाल जेई और नीट में, मतलब आईपीएमटी में आया था, डिक्टो रिपीट है, डिक्टो रिपीट है। ऐसा कई दफा हुआ जब हमारे एग्जाम में सवाल रिपीट हुए, इसीलिए हमने नियम बनाया हमारे एग्जाम में सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पहले हुआ करता था। क्या पता हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात में फिर से साल कुछ रिपीट हो जाए। कितने बच्चे बन गया, रेज योर हैंड, पूरी क्लास ही यार। बस आपका सोचने का तरीका वही रखो जैसा मैंने कहा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में कौन है, ये सोचो। एसी 40 पे चलाया है क्या, चालू तो किया था ना। चलिए, कितने बच्चों ने कर लिया, रेज योर हैंड, पूरी क्लास ये भाई साहब। अब आपने कुछ तरीका गलत अपना लिया, आप नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे, समय हुआ समाप्त, सब लोग बोर्ड पे जोड़ेंगे प्लीज, ताकि अगला सवाल कर लो। अभी वो नहीं दिया जो 2009 का सवाल था, बस आने वाला, बेटा रुक जाओ। आइए, आपका ध्यान चाहिए, अमोनिया लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, सोचो ना ऐसे, कहा ये दो है कि एक, दो, और यहाँ अमोनिया कितने, दो, मगर कहा राइट। तो एक बात तो पक्की है कि मुझे पहली वाली रिएक्शन करना पड़ेगा। डन। तो पहली वाली रिएक्शन को मैं आपके सामने उल्टा करके लिख देता हूं, धीरे धीरे, ये बिना लिखे भी काम होना चाहिए। 2NH3 से क्या बन रहा है, N2 प्लस 3H2, हाँ या ना। रिएक्शन होगा उल्टा तो Kb होगा। क्या अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 होगा। चलो, इसका तो काम हुआ कि नहीं हुआ। अब किसका नंबर है, अब देखो मैं कैसे करता हूं, O2 यहां है कि यहां है, तो जो दोनों जगह है उससे पहले मत सोचो, क्योंकि वो डिसाइड हो रहा है दो दो से। पहले वो देखो जो एक जगह है, NO दो जगह है, एक जगह, राइट हैंड साइड में चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, कहां है, कितने हैं,
कितने हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता। सेकंड रिएक्शन को मैं एज इट इज लिख देता हूं, N2 प्लस O2 से बना 2NO, बोलो हाँ या ना। अब बताओ अगला नंबर, पानी, कितने पानी है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ कहाँ है, मतलब रिएक्शन उल्टा करने की आवश्यकता, कितने पानी है, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना, कर दो मल्टीप्लाई, इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 3H2 प्लस 3/2O2 से बना 3 पानी, बोलो हाँ या ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, K3 की पावर, बोलो ना बच्चे, K3 की पावर। अब देखो एक खेल किसका बचा था, ऑक्सीजन का, उसे मैंने क्यों नहीं डिसाइड किया, क्योंकि वो दो दो रिएक्शन में था, तो जो एक से ज्यादा रिएक्शन में है उसके बारे में पहले ना सोचे, बोलो हाँ या ना। खेल खत्म हो गया, आओ तीनों को ऐड करते हैं, जब तीनों को ऐड करोगे कुछ कैंसिल वैंसिल हुआ क्या, अरे बचपन की अलजेब्रा है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कैंसिल, और क्या हुआ है, NO भी कैंसिल कर दिया आपने, अच्छा 3H2 कैंसिल, क्या हमें हमारी रिएक्शन मिल गई है, कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, तो आपने देखा क्या मिला, 2NH3 प्लस 3/2O2 प्लस 1O2, हेलो, क्या ये ऑटोमेटिक 5/2O2 हो गया, और यही हमें चाहिए था, और इधर मिला 2NO, इधर मिला 3 पानी। बताओ इस रिएक्शन को पाने के लिए तीनों को क्या किया, तो रिएक्शन किया ऐड, तो के होगा, यानी इस रिएक्शन का जो के होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर 3। सही है गलत, कितने बच्चों से बन गया, रेजर हैंड जल्दी से, सबसे बन गया क्या, मेरे साथ कर रहे थे ऐसा, सर आपके साथ साथ आंसर आ रहा था हमारा। फिलहाल अगर आप सीख पाए तो अगला सवाल करके बताओगे, चलो अगला थोड़ा सिंपल दे देता हूँ, वाला सवाल दे दूं क्या, अच्छा देखते हैं ये समझ पाए कि नहीं समझे, एक दिमाग में सेट कर लो कौन है लेफ्ट कौन है राइट, चलेगा, आंसर लिख ले, अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, बोलो। अगले सवाल में फिर से हमारे सामने दे रखी थी दो रिएक्शन, पहली रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस 2H2O से बना CO2 गैस प्लस 2H2 गैस, दूसरी रिएक्शन दे रखी है CO2 प्लस हाइड्रोजन की, और बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10 की पावर -5, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10 की पावर -4। रैंडम सा नंबर लिया, बस K1 K2 को बदलने के लिए अब नंबर लिखना शुरू किया, आपसे पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, और रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, इस रिएक्शन का उसने हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कितने बच्चों से बन जाएगा, रेज योर हैंड, पूरी क्लास को करना है और सही आंसर देना है, हर बच्चा सोचने का तरीका सीख गया ना, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, इतना समय, कितने बच्चों से बन गया, रेज योर हैंड जल्दी से, पूरी क्लास चाहिए, पहले बताओ आपने रिएक्शन बनाया कि नहीं बनाया, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, रिएक्शन सोचना पड़ेगा, कर लिया होगा, आइए सभी लोग जल्दी से बोर्ड पे आ जाएं, समय समाप्त बोलने वालों, इतना समय नहीं दे सकते बच्चों, अब मेरे साथ सोचिएगा बोर्ड पे, कार्बन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी कहाँ है, तो इसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता, पक्का ना। अब बताओ CO2 कहाँ है, सर यहाँ भी है, और तो CO2 से डिसाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं, पहले उसे देखो जो केवल एक रिएक्शन में है, राइट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड केवल यहीं पे है, एक है कि दो है, ये यहाँ पूछा तो हमसे चाहिए दो, लेकिन गिवन है एक, वैसा क्या करे कि दो बन जाए, मतलब मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना, अब मनी मन सोच लो, जब आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या K की पावर 2 होगा, यानी ये हो गया 10 की पावर माइनस, हेलो, इसे लिख देता हूं मैं K2 बराबर 10 की पावर -8, अब यही सॉल्व कर रहा हूं मैं, अलग से नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना, चलेगा। अब बताओ जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2CO2 2H2O 2CO2 पानी, बोलो हाँ या ना। अब बताओ दोनों रिएक्शन को ऐड करें सब्ट्रैक्ट, ऐड करें सब्ट्रैक्ट, हमेशा ऐड, मैंने जिस तरीके से सिखाया, लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड देखो, हमेशा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चलेगा, क्योंकि अपन ठीक ही ऐसा रहे, लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड देखो, फिलहाल दोनों को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ऐड, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है क्या? मुझे लगता है यहाँ मिलेगा 2CO2 और यहाँ मिलेगा 6CO2। तो 2CO2 में जब एक CO2 माइनस हो, कितना CO2? एक। कार्बन सॉलिड मिल गया, हाँ या ना? एक CO2 मिल गया, हाँ या ना? पानी पानी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको प्यारे बच्चों मिल गया यहाँ पे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ दोनों रिएक्शन को किया ऐड, तो बताओ के क्या होगा? 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -8 एंड आंसर योर माइनस। यस और नो? बार बार एक ही काम कर रहे हैं। वो सवाल देना चाहता हूं जो 2009 में आया था, दे दूं क्या? लिखिए जरा अगला सवाल। बोलो क्या? कितने बच्चों से बन गया था वैसे जल्दी से? अरे पूरी क्लास क्यों हाथ नहीं खड़े कर पा रही? ये कठिन था क्या सवाल? सबसे बन गया क्या? तो फिर हाथ खड़े, कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड जल्दी से प्लीज, हाथ नीचे नहीं करेंगे। हाथ सबसे बन गया ना ऑलमोस्ट? चलिए, अगर किसी से नहीं बना है तो प्यारे बच्चों से एक मौका और देता हूं। लिखिए अगला सवाल। सवाल क्या कहता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक मिनट, अभी मैंने आयोनिक नहीं पढ़ाया। जब आयोनिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, तो वहां एक लाइन लिखवाऊंगा, लेकिन वो सवाल अभी यहाँ पे वर्ड बोल रहा है इसलिए। मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट। अगर कभी भी एक वर्ड लग जाए कांस्टेंट, क्या लग जाए? कांस्टेंट, तो वो हमेशा हमेशा एक ही चीज को सिग्निफाई करता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज इसका नाम डिसोसिएशन है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो ये अल्फा नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तो वहां पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आयोनिक में, अभी नहीं लिखवा रहा हूं। चाहे बोले आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन, कोई भी कांस्टेंट आए, हमेशा क्या समझोगे उसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HCl and acetic acid, dissociation constant for HCl and acetic acid are 10 की पावर -10 and 10 की पावर -5 respectively. 10 की पावर -10 and 10 की पावर -5 respectively. Then calculate equilibrium constant for, then calculate equilibrium constant for cyanide ion plus acetic acid से बन रहा है HCl plus CSCCO माइनस। दो सब्सटेंसेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देकर उसने हमसे तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। कितने बच्चों से बन जाएगा? कई दफा जब ये सवाल अननोन्स आता है तो बच्चे सोच नहीं पाते हैं। आज ये टॉपिक चल रहा तो आप सोच लोगे वैसा ही कुछ करना है, वैसा ही कुछ करना है। आपका सबसे पहला फर्ज बनता है जो गिवन रिएक्शन है उसको लिखो। उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HCl दिया है, तो सबसे पहले HCl की रिएक्शन लिखो। HCl की रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? H प्लस Cl माइनस आया ना? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 10 की पावर -10। अरे खत्म हो गया सवाल। और दूसरा रिएक्शन आपको दे रखा है एसिटिक एसिड यानी CH3COH, तो क्या बनेगा लाला? H प्लस CH3CO माइनस, और इसका केसी दे रखा है 10 की पावर -5। अब आपको करना है बच्चे, दो रिएक्शन गिवन है, तीसरी रिएक्शन के बारे में पूछा है। बन गया? सोचो तीसरी रिएक्शन को इन दोनों से कैसे बनाए। कर लिया क्या? पहली वाली को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइनाइड आयन कहां चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। हेलो, तो इस रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? चलेगा। और उल्टा करते ही अब ये रिएक्शन आपके सामने में साइनाइड आयन इधर आ जाएगा, H प्लस आयन इधर आएगा, हाँ यार सॉरी HCl इधर आएगा, और दोनों करोगे ऐड। लिख दूं क्या मैं? चलो लिख ही देता हूं। तो साइनाइड आयन प्लस H प्लस से बना HCl। अब इस रिएक्शन का केसी हो जाएगा 1/10 की पावर -10 यानी 10 की पावर 10। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करूं कि ना करूं? यार ऐड करना तो आता है ना आपको? तो दोनों रिएक्शन को जब ऐड करूंगा तो बताओ क्या क्या बनेगा? साइनाइड आयन, अच्छा H प्लस कैंसल आउट, साइनाइड आयन प्लस एसिटिक एसिड से क्या बना बेटा? HCl प्लस CH3CO माइनस, हाँ या ना? कहीं पे आपको सी लाइन लग रहा होगा मगर वो सी है। फिलहाल मुझे बताओ इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई, ऐड करें रिएक्शन को तो के क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल बी द के? 10 की पावर -10, सॉरी 10 की पावर 10 टेक पावर -5 एंड आंसर इज 10 की पावर। आसान है क्या?
ये बहुत आसान है कि नहीं है? बस यहाँ पे सवाल में दम ये था कि आपको समझना था, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आओ कहानी को समेटते हैं। यार कौन सा चैप्टर चल रहा है? आधे तो बोलते ही नहीं है। वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 3। सबसे पहला है थ्योरेटिकल, और फिर है केपी एंड केसी, और फिर तीसरा है लॉ का, यानी कि ली चैटियर प्रिंसिपल। सबसे पहला सवाल, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन है, तो क्या उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम के बाद उसका एक कांस्टेंट लिखोगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या हम सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? अब एक बच्चा मुझसे कहता है, सर चलो आपने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे कैसे करता है ये भी समझ में आया। लेकिन सर आज भी एक चीज हमें समझ में नहीं आई, अगर आज कहीं पे कोई रिएक्शन हो रही है, देखो सिस्टम में मान लो रिएक्शन हो रही है, मान लो, और इसके जीवन में कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा, तो मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताना है, तो सर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो निकालूं कैसे? अब हम इस चैप्टर के सबसे अहम पहलू की ओर बढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर का मेन हिस्सा है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। यहां तक सारी थ्योरेटिकल बातें क्लियर है? बोलो ना यार। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। एक बार सब लोग बोर्ड पे समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, अरे हम क्या निकालने चले हैं? केपी और केसी। अगले 15 मिनट अगर आपने सुन लिया तो अगली क्लास प्योर न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है, केवल सवाल सवाल सवाल, लेकिन वो सारी क्लास कंट्रोल होगी इस 15 मिनट से। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए पूरा। शुरू हो जाऊं? आपको सुनना पड़ेगा 15 मिनट तक। सुन पाएंगे? पलक के मत झपकने देना, वरना बगल वाले को खोलना पड़ता है। आइए जरा, तो प्यारे बच्चों मैं बात करने वाला हूं केपी और केसी के कैलकुलेशन पे। देखो यार, अगर सोचो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हम क्या निकालने वाले हैं? केपी और। तो बच्चा मुझसे कहता है इसमें बड़ी चीज क्या है? कोई रिएक्शन हो रही होगी, सुनो बेटा, उसमें इक्विलिब्रियम आया होगा। अरे आया ना। आप मुझे इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन बता देना, केपी निकालना है तो प्रेशर बता देना, मैं रिएक्शन का केपी केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा। हाँ या ना? खेल तो यही है ना। इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है प्यारे बच्चों सुनना, जब हम केपी केसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो पूरी कैलकुलेशन में दो सिचुएशन आने वाली है, या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन होगी, या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन होगी, या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन नहीं है, उसी समय खेल है, और खेल क्या है इसे समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, a प्लस बी से बनना c प्लस डी। क्या है रिएक्शन? अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो कभी न कभी इसके जीवन में इक्विलिब्रियम। अब अगर इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया, और सवाल मुझसे कहता है एट इक्विलिब्रियम, इसके मोल है 2, इसके मोल है 2 2 2, तो क्या आप मुझे केपी केसी बता दोगे? पक्का? सवाल में कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। सर सबसे पहले मुझे एक्सप्रेशन लिखना, फिर वैल्यू पुट करना, उसे सॉल्व करना, ये सबसे घटिया लेवल के सवाल, लेकिन ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, और उसने कठिन किया तो बस इतना किया, यहाँ लिख दिया 0.001। समझना, बच्चा उसमें भी कैलकुलेशन एरर करके आ गया, 10 की पावर उल्टा पुल्टा करके आया। फिलहाल ये सवाल सबसे सिंपल है, बोलो हाँ या ना। अगर कभी किसी सवाल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है, किसकी कंडीशन, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे, उसका केपी केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करें, फिर उसे सॉल्व करें, फिर आंसर निकाले, खेल खत्म होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन, तो उसमें भी दो सिचुएशन होगी, या तो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, या तो इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, या तो इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होगी। समझना, आज यही सवाल है। सबको दिख रहा है क्या? अरे वही जो लिखा था, a प्लस बी से बना c प्लस डी, दिख रहा है? सिचुएशन नंबर 1, इसके इक्विलिब्रियम के मोल मोल दे दिए, प्रेशर प्रेशर दे दिया, एक्सप्रेशन लिख के केपी कैसे निकाल लोगे? सिचुएशन नंबर 2, आज उसने इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दी, तो वो क्या कहेगा? t बराबर 0 पे, मतलब इनिशियल कंडीशन, मतलब उसने मुझे इसके दिए मोल 1 1 मान लो। अच्छा, वो मुझे मोल भी दे सकता है, वो मुझे प्रेशर भी दे सकता है, वो मुझे कंसंट्रेशन भी। यानी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन नहीं है,
तो या तो गिवन होगी इनिशियल कंडीशन, हाँ या ना? तो इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, कंसंट्रेशन गिवन होगा, मोल गिवन होगा, यस और नो? ये क्या लिखा है? इनिशियल प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल। चलेगा? एक मिनट, इमेजिन करते हैं आज इसके इनिशियल मोल है 1 मान लो, और इसके भी मोल है। अच्छा, ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? अच्छा, समय के साथ ये घटेगा बढ़ेगा? मतलब ये समय के साथ कम होगा, ये समय के साथ, तो एक समय ऐसा जब सब कुछ थमसा। अगर कभी सवाल में इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन, तो आपको कुछ नहीं करना, उस रिएक्शन को खींच के लाना है इक्विलिब्रियम पर। कहां लाना है? कैसे लाना है सर? खींचते कैसे? कुछ नहीं, ऐसे बस लिख दो T बराबर T, इक्विलिब्रियम खींच गया। इसे खींच के कहां लाए? ऐसे खींचू क्या? पहले कहा था T बराबर 0 पर, उसे कहां ला लिए? अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़े। सबसे कठिन सवाल तब होता है जब वो आपके सामने रिएक्शन लिख देगा, A प्लस बी से बना C प्लस, या उसने लिखा HI से बना H2 प्लस, बोले कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो प्यारे बच्चों उस समय हमें करना होगा एज्यूम। क्या करना होगा? अब यहाँ पे सिखाने वाले 1000 तरीके, मैं कैसे सिखा रहा हूँ वही सुनिए। अगर आपके दिमाग कुछ है तो पहले उसे भूल के सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिकल तरीके हैं सिखाने के। मैं कैसे कह रहा हूँ, लिसन केयरफुली। अगर कभी इनिशियल कंडीशन गिवन तो आपको खुद से मानना, क्या मानना पड़ेगा आपको? हो सकता है इनिशियल प्रेशर मानना पड़े, इनिशियल कंसंट्रेशन मानना पड़े, इनिशियल मोल मानना पड़े। हेलो, जब ये मानोगे तो हमेशा मानोगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। किसके बराबर मानोगे? समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आइए जरा। आपके सामने रिएक्शन लिखा N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3 मान लो। अब इस रिएक्शन के जीवन में कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा। सिचुएशन नंबर 1, उसने पहला सवाल उसने कहा T बराबर T इक्विलिब्रियम, T बराबर यानी इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम, इसके मोल दे रखे हैं A B C मान लो। ये क्या दे रखे हैं? मोल। ये कहां वाले हैं? मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ चुका, उस समय की जानकारी हमें दे रखी। अब इसका दिया होगा वॉल्यूम, राइट? तो मोल को डिवाइड करोगे वॉल्यूम से तो क्या ये कंसंट्रेशन बन जाएगा? अब आप लिखोगे केसी का एक्सप्रेशन, हाँ या ना? एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे? बोलो। पहला सवाल डन है। दूसरा सवाल, अब उसने हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दी, तो वो हमें देगा कौन सी कंडीशन? इनिशियल। तो अगर वो हमें इनिशियल कंडीशन देता है, लेट्स इमेजिन नाइट्रोजन के उसने मोल दे दिए A मान लो, हाइड्रोजन के मोल दे दिए B मान लो। ये इनिशियल मोल है कि इक्विलिब्रियम वाले? कौन सा मोल है? लेकिन मुझे क्या निकालना है आपको? हमें निकालना है Kp एंड Kc। तो हमें सारी चीजें चाहिए इक्विलिब्रियम वाली, लेकिन अभी सवाल में गिवन इंफॉर्मेशन है इनिशियल। तो क्या मुझे रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा? खींचना अभी सिखाता हूं, बस मान लो खींचना पड़ेगा, हर सवाल में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसे? रिएक्शन को। कहां खींच के लाना है? किसे? क्या करना है? कहां लाना है? क्यों करना है? अरे तभी तो हमें इक्विलिब्रियम वाली जानकारी मिलेगी, तभी तो हम केपीके से निकालेंगे। एग्री? सिचुएशन नंबर 3 खींचना भी सिखाता हूं, ठीक? सिचुएशन नंबर 3, अगर कभी हमें इनिशियल कंडीशन ना, अगर कभी हमें इनिशियल कंडीशन गिवन, बोलो बेटा, अब हम क्या करेंगे? करेंगे एज्यूम। तो इसके कितने मोल मानेंगे? स्टोइचियोमेट्री, इसके मोल मानेंगे 1, इसके मोल मानेंगे। डन। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा 2HI से बना H2 प्लस I2, इनिशियल मोल गिवन, तो मुझे मानना, कितना मानू? परफेक्ट। चलेगा? मैं जो सिखाऊंगा उसमें हमेशा लेके चलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। डन। अब सारी कहानी बहुत आसान है सर, ये तो बहुत सिंपल है। या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन होगा या तो गिवन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन या तो इनिशियल कंडीशन गिवन होगा या तो वो भी गिवन। एक बच्चा कहता सर कुछ भी गिवन नहीं होगा, कुछ भी गिवन। अच्छा, इस पूरी कहानी में दिक्कत कहां की सुनना, मैंने कहा जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम इनिशियल मोल मानेंगे, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक। बोलो ना। अब कभी कभी सवाल हमसे पूछ देता है कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर। क्या पूछता है? कैलकुलेट द इनिशियल। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा, क्या पूछा है? इनिशियल प्रेशर। तो बच्चा कहता है 2, बोले ये कैसे? बोले मान लिया। जब आपसे पूछा है उस समय नहीं मानना है। नहीं समझे?
अगर आपको निकालना है केपी एंड केसी, क्या निकालना है? उसी समय मानना है। अगर पूछ ही रहा है कैलकुलेट द इनिशियल मोल, तो अपने से मान के बोले मान लिया। ऐसे नहीं करना है, नहीं समझे? ये क्लियर हुआ? अब बोर्ड पे आओ। अब सारी कहानी कहां आएगी साहब? इक्विलिब्रियम पे खींचते किसे? कहां खींच के लाना है? सुन रहे हो ना? समझाने के लिए मैं आपके सामने 3 रिएक्शन ले रहा हूं और तीनों रिएक्शन में सारे केस कवर कर दूंगा, ठीक? थक गया बेटा? और तेज से चिल्लाओ ना, ऐसे धीरे धीरे मतलब। आ जाओ जरा। तो मान लेते हैं हमारे पास पहली रिएक्शन है, ऐसे बना, भी सुनते रहना है ना। पहले जब सारी चीजें कंक्लूड होगी फिर अच्छा अच्छा ऐसे करना है, ठीक? हम माइंड में मेकअप कर रहे हैं कैसा कैसा काम होने वाला है, कैसे सवाल बनने वाले। डन। चलो, एक रिएक्शन ए से बना, एक और रिएक्शन ले लेता हूं। ए से बना 2b प्लस 3c, मान लो। और एक रिएक्शन और ले लेते हैं, 2a से बना 3b प्लस 2c, अरे मान लो। एक मिनट, आज इन सभी में सबका फिजिकल स्टेट क्या माने? पक्का? यही मैं कहना चाहता हूं कि हमें अगर कभी फिजिकल स्टेट नहीं गिवन है तो क्या मान चलना पड़ेगा? कैसे? नंबर 1। नंबर 2, आज मान लो प्यारे बच्चों t बराबर 0 पर, t बराबर कौन सा समय होता है जब रिएक्शन की, मान लो आज मैंने रिएक्शन 1 बजे स्टार्ट करी, मान लो। तो 1 बजे इसके मोल है a, मान लो। अच्छा, a मोल गिवन है कि मैंने माने? आज मैं माना हूं, लेकिन ये मान लो कि सवाल में गिवन है। ये सवाल में गिवन है, मैंने ये माना है। सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं माना है। एक मिनट, क्या सवाल में गिवन है? किसके मोल है? ये मैंने माना कि गिवन है? कहाँ गिवन है? अब बताओ, मुझे निकालना है केपीके से। क्या निकालना? तो रिएक्शन को खींच के लाना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर भी t बराबर 0 किसके कितने मोल है? 2 देगा, 5 देगा, 10 देगा, 6 देगा, कुछ ना कुछ तो मोल देगा। मोल नहीं देगा तो कंसंट्रेशन देगा, नहीं तो प्रेशर देगा, हाँ या ना? लेकिन मान लो इस सवाल में उसने मुझे इनिशियल मोल दिया, इनिशियल प्रेशर भी दिया। अब उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मुझे खुद से अज्यूम करना पड़ेगा। बताओ मैं इसके इनिशियल मोल कितने मानूं? बस यही सीखा है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन, तो या तो इनिशियल कंडीशन गिवन और या तो इनिशियल कंडीशन गिवन, उस समय अज्यूम करना। और वो किसके बराबर? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। इज दिस क्लियर? अब बताओ रिएक्शन को कहां खींचना पड़ेगा? अब वो खींचना सिखा देता हूं। सभी लोग जरा बोर्ड पे आइएगा। आगे क्या? यहां लिखा मैंने t बराबर, यहां भी लिखा मैंने t बराबर। इतना लिख दो, बस यही खींचना होता है। लो, रिएक्शन खींच के चलिए। अब बताओ रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? और प्रोडक्ट? बहुत अच्छा। अच्छा, जितना था उसमें से घटेगा कि अपने हिसाब से कुछ भी घटेगा? कितना था? ए में से कुछ चला, जो जाएगा उसे हम कहेंगे x। क्या कहेंगे? और जो बनेगा, जो बनेगा x। यहाँ भी लिखा a माइनस एक्स, एक्स और x। यहाँ क्या लिखो? 2 माइनस एक्स, और यहाँ लिख दो x और x। चलेगा? आपका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। रुको, अभी जो मैंने लिखा एक चीज जहां सेट कर लो। रिएक्टेंट है तो घट रहा है, प्रोडक्ट है तो मतलब x माइनस एक्स प्लस। इतना तो समझ पाए ना? कोई बच्चा ऐसा भी क्लास में हो सकता है जो शायद इस रिएक्शन को नहीं समझ पाता हो कैसे लिखते हो। तो एक सिंपल चीज याद रखो, रिएक्टेंट में करना माइनस, प्रोडक्ट में करना डन। लेकिन आपको ऐसा मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है, जब भी कभी कोई रिएक्शन होती है तो हमेशा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ही जाता है, उसी रेशियो में आता है। जैसे ऐसे समझते हैं, मैंने आपके सामने लिखा N2 प्लस 3H2 से बना 2NH। अगर ये रिएक्शन होगी, अगर ये रिएक्शन, तो अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल, तो इसका 2 मोल। अपने मनमानी ढंग से रिएक्टेंट नहीं जाते, प्रोडक्ट नहीं आते, सब कुछ स्टोइचोमेट्रिक कंट्रोल करता, हाँ या ना? आज मुझे बताओ, यहाँ पे हमने क्या बोला, कितना चला गया? x। सच में x लिख लिया, x लिख लिया। अब यहाँ पे लगानी स्टोइचोमेट्री। क्या लगानी? जल्दी जल्दी बताना। इसकी स्टोइचोमेट्री, इसकी, इसकी, इसकी। अब सोचने का नजरिया फिट करो। काइनेटिक्स मैंने a को बोला था लिया हुआ, याद है? x को बोला था खत्म हुआ, यार। x को बोला था, a को बोला था लिया हुआ, x को बोला था a माइनस एक्स, ऐसे सिखाया था। तो x हमेशा होगा हमारा कंज्यूम्ड, खत्म हुआ। लेकिन अगर x के पहले स्टोइचोमेट्री लग गया, x के पहले, तो इसे बोलेंगे टोटल खत्म हुआ। क्या बोलेंगे?
मैं जिन शब्दों से बता रहा हूँ वही सोचोगे तो फिर मैं आगे चीज सिखा पाऊंगा। ठीक, पहले सोचने का तरीका बदल रहा हूँ। ये है लिया हुआ, ये है खत्म हुआ, ये है, और 2x है टोटल खत्म। 2x है, यहां तक सेट। अब सुनना, कभी कभी जब इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, इनिशियल कंडीशन, तो हमें रिएक्शन को खींच के फिर पे लाना। कभी कभी सवाल में हम हमेशा एक्स ही लिखेंगे, हमेशा, कभी नहीं बदलेंगे। कभी कभी सवाल में हमें जानकारी देगा अल्फा की। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ, नाम सुना होगा, मैंने पहले काइनेटिक्स में भी इसका नाम लिया है। उस समय भी बोला था इसका असली यूज आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए प्यारे बच्चों। अगर सवाल हमसे कहता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 10%, कितना है, तो हम सीधे यहाँ 10% 0.1 नहीं लिखने वाले। अब लिखने का तरीका क्या है वो सुनिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, बस आपका 5 मिनट ध्यान और चाहिए। अगर कभी मैं बोलूं अल्फा, क्या बोलूं, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ, पहले भी बोला है, फील सबको आता है। एक मिनट, एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सुना है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लगभग 1 होता है। अल्फा लगभग 1 होने का मतलब है लगभग पूरा टूट। मेरे साथ बोलते रहना, आंसरिंग करते रहना तो ही मजा आएगा, चलेगा। अगर किसी का अल्फा है 10%, कितना है, यानी वो कितना टूटेगा, जितना मिला हो तो उसका 10%, राइट, राइट। पहले मैं आपसे कहता था अल्फा का फॉर्मूला है टूटा हुआ अपॉन लिया, ऐसा मैं कहता था, टूटा हुआ अपॉन, ऐसा ही मैंने सिखाया था। लेकिन आज क्योंकि कभी कभी स्टोइशियोमेट्री 1 नहीं 2 भी होने वाली है, तो अब हमारा अल्फा का फॉर्मूला रहेगा टूटा हुआ नहीं, टोटल डिसोसिएटेड, क्या बोलेंगे, और यहां लिखेंगे टोटल टेकन, चलेगा। समझाता हूं, यहां लिखा मैंने अल्फा, क्या लिखा, अच्छा ऊपर है मोल तो नीचे भी, यानी मोल डिसोसिएटेड पर मोल, ऊपर है कंसंट्रेशन तो नीचे भी, ऊपर है प्रेशर तो नीचे भी। मतलब मैं प्रेशर से, कंसंट्रेशन से मोल से अल्फा निकाल सकता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि सवाल में मोल देगा तो ही अल्फा निकलेगा, कंसंट्रेशन से भी अल्फा निकल, प्रेशर से भी अल्फा निकल। अब बताओ, अल्फा का फॉर्मूला है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ नहीं, क्या बोलेगा अपन, कुल टूटा हुआ या टोटल डिसोसिएटेड, चलेगा। आज यहाँ पे डिसोसिएटेड कौन है, एक्स, खत्म हुआ कौन है, एक्स, यहाँ पे खत्म हुआ एक्स, यहाँ पे खत्म हुआ एक्स, खत्म हुआ है, और 2x टोटल खत्म हुआ। यानी ऐसा सोचो बच्चे, आज यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री कितनी है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये क्या है। तो हमारा जो यहाँ पे टोटल डिसोसिएटेड होगा वो हमेशा हुआ करेगा nx, क्या होगा, कभी n की वैल्यू 1 होगी, कभी n की वैल्यू 2 होगी, कभी n की वैल्यू 3 होगी, यस और नो, चलेगा। और हमेशा लिया हुआ हम क्या लेंगे, ए बोले तो, ए बोले तो, ए बोले तो मोल की कंसंट्रेशन की प्रेशर, ये है मोल, मोल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन प्रेशर तो प्रेशर, इतना समझ में आएगा, बोलो ना। आज समझा रहा हूं मोल से, लेकिन सेम कंसेप्ट विल एप्लीकेबल फॉर कंसंट्रेशन, सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल फॉर प्रेशर, चलेगा। इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं तो क्या बनेगा, nx बराबर al, क्या बनेगा, मैं पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम को मात्र इस एक फॉर्मूले से कंट्रोल करूंगा, दैट इज nx बराबर al। क्या आप सब मेरे तरीके से चल रहे हैं? एक बार n का मतलब बता दो, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, s का मतलब खत्म हुआ टूटा हुआ, चलेगा। मैं कहूंगा खत्म हुआ बोलो कि यही वोकैबुलरी हम काइनेटिक्स से बोल रहे हैं। हेलो, एक बार फिर से, n का मतलब, n का मतलब, कोई नहीं दिक्कत आएगी बेटा, जगो, n का मतलब, x का मतलब, बहुत बढ़िया, a का मतलब, अल्फा का मतलब टूटा हुआ, चलेगा। अगर सवाल हमसे बोलेगा अल्फा, क्या बोलेगा, तो अब मुझे यहाँ लिखना है अल्फा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, वो सीधे ऐसे लिखते हैं a माइनस ए अल्फा, जबरदस्ती लिख देते हैं। अपने को ऐसा नहीं लिखना, कैसे लिखना सुनिएगा। हमेशा अल्फा के साथ जब भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे nx बराबर a अल्फा, nx बराबर, चलेगा। अब एक एक करके मैं लगा रहा हूँ, धीरे धीरे देखते देखते याद होगा, पहली दो बार में याद नहीं होता है, सुनिएगा। nx बराबर, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा a में तो स्टोइशियोमेट्री लिखूंगा a की, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा b में तो स्टोइशियोमेट्री लिखूंगा b की, डन। जिसके लिए फॉर्मूला लगाओगे उसी की स्टोइशियोमेट्री लिखनी। आज a की स्टोइशियोमेट्री, x हमें मान लो पता करना है, और a की वैल्यू सवाल में 2 मोल होगा, 4 मोल होगा, 10 मोल होगा, 6 मोल होगा, हाँ या ना। मैं आज यहाँ a लिख रहा हूँ, चलेगा। अभी नई में रियल रिएक्शन लिख के बताऊंगा, और यहाँ लिख दो अल्फा, हाँ या ना। यानी जहां x है वहां क्या लिख दू, जहां x है वहां, तो अल्फा बराबर x नहीं हुआ, समझ पाए क्या, a अल्फा बराबर x हुआ,
बोलो ना, यही तरीका है। अब कुछ लोग इसे सिखाते हैं अलग तरीके से, तो वहां उनकी पूरी अल्फा की डेफिनेशन अलग होती है। हेलो, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ पाए? अभी समझ जाओगे। याद कर लो nx बराबर a अल्फा, सुनते चलना, ठीक? अब कंक्लूड होने वाला धीरे धीरे। nx बराबर क्या, x बराबर a अल्फा आएगा, यानी t बराबर t इक्विलिब्रियम पर जहां मैंने अल्फा x लिखा था, क्या वहां अल्फा लिख सकता हूं? कब x लिखना है? हमेशा। कब अल्फा लिखना है? सवाल अल्फा बोलेगा। सवाल अल्फा नहीं बोलेगा, हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? x। डन। अब जहां x है, क्या वहां a अल्फा लिख दूं? आपको बोलना है कैसे लिखूं? a माइनस, डन। क्या यहाँ पे लिख दो a माइनस a अल्फा? नहीं, पहले फॉर्मूला लगाओगे nx बराबर a अल्फा, आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा जो आएगा वो लिखेंगे। डन। अब बताओ यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री और x की वैल्यू हमें पता करना, a की वैल्यू दोनों सेम हो कोई जरूरी? यहाँ b लिख दूं तो भी काम चलेगा ना? बोलो बच्चों, यहाँ लिख दूं a अल्फा, आया ना? क्या आज फिर से x बराबर a अल्फा आया? यानी मैं लिखूंगा t बराबर t ग्रेड में, कैसे लिखूं आपको बोलना है, a माइनस 2a अल्फा 3 अल्फा। इज दिस क्लियर? अब इधर आओ जरा, क्या जहां x वहां a अल्फा लिख दो? नहीं, सबसे फॉर्म लगाओगे nx बराबर, थकने लगे अब काम की बात आई तो यार, अब तो सीखने का समय आया है। nx बराबर n की वैल्यू, हाँ आज हमें लिखना पड़ेगा 2, और a की वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू इनटू अल्फा के तो चलेगा। क्या x बराबर अल्फा आ गया? मतलब जहां जहां x है वहां वहां लिख दूं अल्फा। दिस इज क्लियर? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं t बराबर t इक्विलिब्रियम, कैसे लिखूं आपको बोलना है, 2 माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा। दिस इज क्लियर? समेटते हैं, अगर कभी हम निकालेंगे केपीके से, क्या निकालेंगे? दो सिचुएशन होगी, पूरी क्लास आए ना यार, बहुत थक के पढ़ते हो आप लोग, आखिर थक जाते हो क्या? अभी तो मई तक जाना है अपने को, है ना? गहरी सांस लीजिए। चलिए, दो कंडीशन होने वाली, या इकोनॉमिक कंडीशन गिवन होगी, या तो कंडीशन गिवन, अगर इकोनॉमिक कंडीशन गिवन है कुछ भी करने की आवश्यकता, एक्सप्रेशन लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हद होगी तो कभी कभी क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं तो इतना भी होने वाला नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन तो क्या होगा, या तो इनिशियल कंडीशन गिवन या तो वो भी गिवन। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना। खींचने का मतलब समझ गए? कुछ नहीं, t बराबर t इक्विलिब्रियम लिखना है, पहले x लिखना है, अल्फा बोलेगा तो अल्फा फॉर्म में लिखना है, nx बराबर a अल्फा। इज दिस क्लियर? अभी जरा एक एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर अपन कॉपी में लिखते हैं। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर है, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। चलो ये मान लो रिएक्शन, मान लो, बस इसके बाद लिख लेना, मान लो t बराबर 0 पर इसके मोल है 5, इसके 4, मान लो ये 5 और 4 मैंने माने की दिया है, दिया है ऐसा मैंने माना है, चलेगा ये सवाल में? अरे सवाल ऐसे बोलेगा, बोल दो क्या सवाल? Reaction starts with 5 mole of N2 and 4 mole of hydrogen in a 2 liter container, in a 1 liter container, whatever। आया ना? अंग्रेजी भी सारी लगती क्या आपको? यहाँ है 5 और यहाँ है 4। अब बताओ इसे खींच के कहाँ लाना पड़ेगा? चलो खींच लोगे क्या? क्या करना है? कुछ नहीं लिखना, t बराबर t इक्विलिब्रियम, यही तो खींचना हुआ। अब क्या लिख दूं, 5 माइनस एक्स, 4 माइनस 3x 2x, हमेशा चलेगा। सबसे पहले हमेशा लिखेंगे x। इज दिस क्लियर? अच्छा मान लो सवाल बोल दे अल्फा, क्या बोल दे, तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, nx बराबर, डन। एक बार फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ नाइट्रोजन में, बस एक चीज सिखाना चाहता हूँ, लगाओ फॉर्मूला। तो नाइट्रोजन लिखा मैंने nx बराबर, अच्छा नाइट्रोजन लगा रहा हूँ हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन लगा रहा हूँ हाइड्रोजन में, n की वैल्यू, x की वैल्यू, वही तो पता करना है, a की वैल्यू 5, डन। यानी जहां x वहां लिख दूं 5 अल्फा, 5 माइनस 5 अल्फा, 4 माइनस बेटा 3 5 15, ज्यादा मैथ हो गई क्या? ठीक है, इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, है नहीं समझे? पक्का? अब सुन लो, मान लो प्रश्न में हमें जानकारी देता हाइड्रोजन का, मान लो, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना होता है nx बराबर अल्फा, किसके लिए, हाइड्रोजन। तो nx बराबर, अब सवाल में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है तो सवाल डिसाइड करेगा। अब किसमें लगा रहे, हाइड्रोजन में लगा लोगे, n की वैल्यू, x की वैल्यू पता करनी, a की वैल्यू 4, आसान है क्या? सवाल करना चाहोगे? अभी करते हैं, अब सवाल हो ही जाए, है ना?
पहले इसे लिख लो। ऑनलाइन वाले चुप बैठे, क्या बात है? ऑनलाइन वालों, अच्छा नेट काम नहीं कर रहा है क्या? क्या? अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वाले कह रहे जग रहे, जग रहे, ठीक है। धीरम सर का टेलीग्राम पे बेटा, अब तो साल खत्म होने को, अब क्या करोगे? अब टेलीग्राम पे क्या रखा है, फिर भी बता देता हूँ। बस बेटा करंट नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा रेस्ट कर लो आप भी, मतलब खुद लिख लो तो रुकते नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड कर दो जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से शुरू होगा सिलसिला न थमने वाले सवालों का, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, दोनों क्लास सवालों में चलेगी। तो आप तैयार रहिएगा सवाल सवाल करने, जल्दी लिखने नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अल्फा की कहानी है, वो भी लिखना है। तो मैंने बस ये कहा, हर सवाल करना अपने को ऐसे ही करना है, रिएक्शन को खींच के एक पे लाना है। और अगर सवाल में अल्फा की कुछ इंफॉर्मेशन देगा तो हम एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, मात्र एक, एन एक्स बराबर ए एल। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर आप मोल पढ़ाएंगे कि पढ़िए, क्या कहते हो आप? ऐसा सीधा कौन बोलता है? बेटा वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो पहले से, मोल लास्ट में होगा, मैंने बता दिया था ना। हाँ, नहीं, मोल सबसे लास्ट में रहेगा। मोल के पहले एटॉमिक रहेगा, एटॉमिक के पहले थर्मो रहेगा, थर्मो के पहले आयनिक रहेगा, आयनिक के पहले केमिकल रहेगा। केमिकल चल रहा है। आपसे रहा नहीं जाता बिना कुछ बोले, है ना? है? क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर आप पहले पढ़ रखे हैं और आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं अपने लेवल पे। अदरवाइज मोल कंसेप्ट सबसे लास्ट में रहेगा। मतलब बेसिकली वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन टाइप का ही रहेगा, जहां मैं कुछ परसेंटेज, परसेंट प्योरिटी, वो सारी चीजें बताऊंगा जो जो पूरी केमिस्ट्री में नहीं आई। जो कहीं ना कहीं है वो ऑलरेडी हम कवर करते हुए चलेंगे। जो कुछ मोल का हिस्सा बचेगा केवल, वो केवल वहां बताएंगे। लिख लो, लिख लो आराम से। मैं भी आपके साथ रुका हूँ, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? पढ़ाई करते रहे। कुछ कह रहे नहीं पढ़ रही है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, क्यों कुछ करें? हाँ? चलिए, फीस जमा करिए, आनंद लीजिए। आज से आपको होमवर्क दे दो एक पे, क्या थोड़ा थोड़ा, ताकि नेक्स्ट क्लास में क्योंकि सवाल शुरू हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल मिल जाएंगे। आपका होमवर्क रहेगा, किसी पास हेल्प है? कुछ बच्चे करते रहे कुछ एक सवाल, बाकी अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे से आपको एक साथ बहुत सारा रहेगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, पहले ईएलपी दे रहा हूँ इसीलिए। आपका होमवर्क रहेगा ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 2। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा
एलपी नंबर 1 2 3 और आपका समय रहेगा हाफ एन आवर। चलेगा? ज्यादा समय है, बच्चे 15 मिनट में खत्म कर लेते हैं। तो 3 एलपी दे रहा हूं, मतलब होमवर्क स्टार्ट कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में ढेर सारे सवालों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।